हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। आज का हम लोग का टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है प्रोडक्शन को लेकर के। तो आज उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह मेरा अपील रहेगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मेरा यूट्यूब चैनल को नॉलेज इज़ पावर को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज के टॉपिक पे हम लोग वापस आते हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज़ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देयर आर फोर मेजर इकोनॉमिक फंक्शंस। ठीक है, इकोनॉमिक्स में देयर आर फोर मेजर इकोनॉमिक फंक्शंस। वन इज़ प्रोडक्शन, सेकेंड इज़ कंजम्पशन, थर्ड इज़ इन्वेस्टमेंट एंड द फोर्थ वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें से अगर आप लोग प्रोडक्शन फंक्शन की तरफ ध्यान दीजिएगा तो प्रोडक्शन एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे प्रोड्यूसर उसको इनिशिएट करता है। प्रोड्यूसर आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का इस्तेमाल करता है। क्या क्या? लैंड नंबर वन, सेकेंड इज लेबर, थर्ड इज कॉल्ड एज कैपिटल और फोर्थ वन इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ये चार अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अगर हम लोग इन चारों फैक्टर्स की तरफ ध्यान देंगे, इन द शॉर्ट रन इनमें से कुछ फैक्टर्स फिक्स फैक्टर्स हो जाएंगे और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल फैक्टर्स हो जाएंगे। फिक्स्ड फैक्टर्स उन फैक्टर्स को हम लोग कहेंगे जो कि प्रोड्यूसर इन द शॉर्ट रन, ठीक है, जिसको चेंज नहीं कर पाएगा, जिसमें चेंजेस लाना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उनको प्रोड्यूसर बोलेगा फिक्स्ड फैक्टर्स। और इन द शॉर्ट रन जिन फैक्टर्स में चेंजेस वो ला पाएगा उसको वो बोलेगा वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, तो इन द शॉर्ट रन मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ? क्योंकि लॉन्ग रन में, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में सारे के सारे फैक्टर्स, ठीक है, सब कुछ क्या हो जाएगा? परफेक्टली वेरिएबल बन जाएगा। कोई भी फिक्स फैक्टर्स इन द लॉन्ग रन मौजूद नहीं रहेगा। अब अगर प्रोड्यूसर क्या करता है शॉर्ट रन में अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, टोटल प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए, वो फिक्स फैक्टर्स के साथ, एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर्स के साथ धीरे धीरे वो वेरिएबल फैक्टर्स का प्रोपोर्शन को वो इंक्रीज करता चला जाता है। मतलब वो एक मिक्सचर ट्राई करता है जहाँ पे फिक्स फैक्टर्स भी हो और साथ में वेरिएबल फैक्टर्स भी हो। फिर धीरे धीरे वो वेरिएबल फैक्टर्स को एनहांस करता चला जाता है, उसका क्वांटिटी को बढ़ाता चला जाता है। जैसे जैसे वो वेरिएबल फैक्टर के क्वांटिटी में इंक्रीमेंट लाता है, वैसे वैसे वो देखता है कि टोटल प्रोडक्शन उसका, यानी कि टोटल प्रोडक्ट जिसको इकोनॉमिक्स में बोला जाता है, वो तेजी से बढ़ता है। ठीक है, एक तेज रफ्तार से उसमें इंक्रीमेंट यहाँ पे देखा जा सकता है। फिर एक स्टेज आता है, उस स्टेज के बाद टोटल प्रोडक्ट बढ़ता तो है बट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। इनिशियली जिस रेट से बढ़ रहा था उस रेट से काफ़ी ज़्यादा स्लोअर रेट से वो आगे बढ़ता है। फिर एक स्टेज के बाद वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टोटल प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाता है, फ्लैट हो जाएगा आपका कर्व। और लास्ट वाले स्टेज में, इन द फाइनल स्टेज, हम लोग देखते हैं कि टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे डिक्रीज करने लगता है। तो ये जो टोटल प्रोडक्ट में ये जो उसका इनिशियली बढ़ना, ठीक है, फिर बाद में जाकर के कांस्टेंट हो जाना और लास्ट में डिक्रीज करना, ये जो बिहेवियर होता है टोटल प्रोडक्ट का, दिस बिहेवियर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। मैं कुछ लिखा हूं तो आप लोग देख सकते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में मैंने प्रोडक्शन फैक्टर्स को दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में मैंने बांट दिया, फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। तो फिक्स फैक्टर्स क्या हो गया? दोज फैक्टर्स वेयर चेंजेस आर नॉट पॉसिबल इन द शॉर्ट रन। वो फैक्टर्स जहाँ पे चेंजेस शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं होगा वो हो जाएगा आपका फिक्स्ड फैक्टर्स। और वेरिएबल फैक्टर्स, दोज फैक्टर्स वेयर चेंजेस आर पॉसिबल इन द शॉर्ट रन। वो फैक्टर्स जहाँ पे चेंजेस पॉसिबल होगा शॉर्ट रन में, उसको हम लोग वेरिएबल फैक्टर का नाम देंगे। अब यहाँ पे आप लोग ग्राफ देख सकते हो टोटल प्रोडक्ट का। मैं एक ग्राफ बनाया हूँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैंने यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को रखा है जिसको मैं इनपुट बोल रहा हूँ। ये मैं लगातार बढ़ाता चला गया और वाई एक्सिस पे प्रोडक्ट को मेंशन किया जा रहा है। तो टोटल प्रोडक्ट आप देखिए जैसे जैसे आपका यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर एनहांस हो रहा है तो टोटल प्रोडक्ट आप चेक करिए कैसे बढ़ रहा है। इनिशियली बहुत ही तेज रफ्तार से वो ऊपर जा रहा है, फिर ये जो पॉइंट है, पॉइंट पी, उसके बाद उसका रफ्तार थोड़ा धीमा पड़ जा रहा है
वो अगर सेम रफ्तार से आगे बढ़ता तो वो इस रूट से आगे बढ़ता और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता, बट उसका रफ्तार स्लो हो जाने की वजह से वो थोड़ा सा उसमें कर्व नज़र आया। फिर टोटल प्रोडक्ट बीच में जाकर के एकदम क्या हो चुका है, फ्लैट नज़र आ रहा है। यहाँ के बाद आप देख सकते हो, यहाँ के बाद एकदम फ्लैट हो गया है और लास्ट में वो ये वाले स्टेज में, फाइनल स्टेज में वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज करने लग जा रहा है, डिमिनिश करने लग जा रहा है। यहाँ पे हम लोग ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, जहाँ के बाद टोटल प्रोडक्ट में प्रोडक्ट जो है वो फ्लैट हो जा रहा है, उस स्टेज को हम लोग स्टेज 2 बोलेंगे। इस स्टेज से पहले जो स्टेज था उसको स्टेज 1 बोलेंगे। स्टेज 1 को भी दो पार्ट में मैंने बांटा है, ए और बी। ए पार्ट पॉइंट पी तक रहेगा और बी पार्ट पॉइंट पी के बाद होगा। ए पार्ट में ठीक है, हम लोग उस सिचुएशन को दिखाए हैं जब तक टोटल प्रोडक्ट में रफ्तार बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा, टोटल प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार से इंक्रीज करेगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट तक हम लोग पॉइंट पी को बोल रहे हैं। पॉइंट पी का एक नाम दिया जाएगा, पॉइंट पी विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट पी को मैं नाम दिया हूँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इस पॉइंट के बाद से, पॉइंट पी के बाद से टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीमेंट तो हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है, बट वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, उसमें थोड़ा सा कर्व आ जा रहा है। तो पॉइंट पी के बाद भी स्टेज 1 कंटिन्यूड रह रहा है, बट वो स्टेज 2 तक आकर आने के बाद फिर वो टोटल प्रोडक्ट आप देखिए कांस्टेंट हो जा रहा है। उसके बाद स्टेज 3 में फाइनली वो टोटल प्रोडक्ट आप देख रहे हो कि डिक्रीज करने लग जाएगा। तो हम लोगों ने इस पूरे सिचुएशन को इसको एक्सप्लेन किया है। तो आप देखिए टोटल P इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, TP जो मैंने ग्राफ में मेंशन किया है वो है टोटल प्रोडक्शन या टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने कुछ नोट्स यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का वो मैंने लिखा है। ए पॉइंट नंबर 1, ठीक है, 1 का ए, इन स्टेज 1 टोटल प्रोडक्ट राइजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। फर्स्ट स्टेज में का फर्स्ट वाले पार्ट में टोटल प्रोडक्ट राइज करता है एट एन इंक्रीजिंग रेट 1b। ठीक है, सेकेंड पार्ट में, स्टेज 1 का सेकेंड पार्ट में आफ्टर पॉइंट पी TP increases but at a decreasing rate, TP increase करता है but decreasing rate से बढ़ता है। थर्ड स्टेज, सेकेंड वाला, in stage 2 पॉइंट नंबर 2, in stage 2 total product becomes constant, total product आपका यहाँ पे पूरी तरीके से फ्लैट हो जाता है, ठीक है, कांस्टेंट हो जाता है। थर्ड, ठीक है, थर्ड पॉइंट इन स्टेज 3 टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, टोटल प्रोडक्ट जो है वो आपका गिरने लग जाएगा, वो डिक्रीज करने लग जाएगा। तो ये पूरा का पूरा वेरिएबल प्रोपोर्शन का सिचुएशंस था। अब मैं आपके स्क्रीन में एक पर्टिकुलर सिचुएशन दिखाने वाला, एक टेबल दिखाने वाला हूँ ताकि आप लोग क्लियरली आइडेंटिफाई कर सको स्टेज 1 कब तक रहेगा, स्टेज 2 कब से शुरू होगा और स्टेज 3 कब से शुरू होगा। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग ये टेबल के तरफ देखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो फिक्स्ड फैक्टर लैंड को लिया गया है, वो लगातार शुरू से लेकर के एंड तक उसका टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 5 का 5 ही रह गया, मतलब 5 यूनिट से वो बढ़ा नहीं। जाहिर सी बात है, फिक्स्ड फैक्टर उसी फैक्टर को कहलाया जाएगा जो कि जिसमें चेंजेस नहीं होगा। तो इसीलिए आप देखिए फिक्स फैक्टर कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया, वो 5 का 5 ही रह गया शुरू से लेकर के एंड तक। अब सेकंड कॉलम में है यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, यानी कि लेबर को यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर माना गया है। टोटल प्रोडक्ट TP लिया गया है, एवरेज प्रोडक्ट AP लिया गया है और मार्जिनल प्रोडक्ट M लिया गया है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट यानी कि लेबर को 0 से लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। पहले 0 था, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। अब टोटल प्रोडक्ट जैसे जैसे आपका वेरिएबल फैक्टर बढ़ रहा है, टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीज हो रहा है। देखिए टोटल प्रोडक्ट इनिशियली जब यूनिट ऑफ लेबर 0 था, टोटल प्रोडक्ट भी 0 था। अब यूनिट ऑफ लेबर जब आपका 1 यूनिट हो गया, टोटल प्रोडक्ट अब देखिए टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे 10 हो गया। टोटल यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट जब 3 हो गया तो आपका टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे 24 हो गया। एक सिचुएशन है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ठीक है, इसके ऐसा नहीं है कि मतलब ये 24 ही होगा हर प्रोड्यूसर के लिए, ये जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल के जरिए हम लोग इसको एक्सप्लेन किए हैं। तो इसके बाद 10 से लेकर के वो 24 हुआ। फिर जब
यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट जब 3 यूनिट्स हो गया तब टोटल प्रोडक्ट हो गया 39। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये चेंजेस आ रहा है। अब एवरेज प्रोडक्ट ये लोग कैसे निकाला है मैं आपको बोर्ड में इसी को दिखाना चाहता हूँ। हाँ दोस्तों तो हम लोग जो मैंने आप लोगों को टेबल दिखाया था उसका कुछ पार्ट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जैक्टली सेम तरीके से ये पूरा का पूरा टेबल का कैलकुलेशन हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेबल में आप लोग स्क्रीन में देख पाइएगा, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल आउट इनपुट जब 1 है तो टोटल प्रोडक्ट आपका 10 है। और एवरेज प्रोडक्ट का हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं टोटल प्रोडक्ट टीपी डिवाइडेड बाई यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट। ठीक है, तो यानी कि टीपी डिवाइडेड बाई मैंने यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट को मैं क्यू एज्यूम किया हूँ, तो फॉर्मूला हो जाएगा टीपी डिवाइडेड बाई क्यू। तो आप एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला अप्लाई करिए। टीपी हो गया आपका, टीपी हो गया 10 यूनिट्स। ठीक है, और क्वांटिटी हो गया यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट हो गया 1। तो 10 को 1 से जब डिवाइड दीजिएगा तो आपका एवरेज प्रोडक्ट हो जाएगा 10। तो एवरेज प्रोडक्ट आपका 10 हो गया। फिर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट जब 2 है तो टोटल प्रोडक्ट हो गया है आपका 24। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई क्यू, 24 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 12। फिर 12 हो गया। फिर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट जब 3 है, टोटल प्रोडक्ट है 39, तो एवरेज प्रोडक्ट हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई क्यू, तो आ जाएगा 39 डिवाइडेड बाई 3, आंसर इज 13। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एवरेज प्रोडक्ट को। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट दैट इज एमपी। एमपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एमपी को हम लोग टोटल प्रोडक्ट का डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस इन टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट जब 2 था तो मार्जिनल प्रोडक्ट के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, यानी कि जो करंट वाला टीपी है उसमें से प्रीवियस वाले टीपी को माइनस कर देंगे। तो जब 2 यूनिट्स था यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट तब टीपी कितना था 24, और उसके पहले वाला टीपी आप लोग देखिए तो वो है 10। तो 24 माइनस 10 कितना हो जाएगा? दैट इज 14 यूनिट्स। इसके बाद यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट जब 3 यूनिट्स हो गया तो एमपी हो गया 39 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 15। तो इस तरीके से हम लोगों ने मार्जिनल प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट किया। अब आप देखिए आप लोगों को अब एवरेज प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एवरेज प्रोडक्ट स्टार्टिंग में 0 था, फिर 10 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर 12.2 हुआ। जब तक एवरेज प्रोडक्ट राइज करता चला गया तब तक वो स्टेज 1 में था। ठीक है, टोटल मतलब जो भी हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो स्टेज 1 में था। जैसे ही वो 13 से गिर करके 12.2 पे आया, हम लोगों का स्टेज 1 खत्म होकर के शुरू हो गया हम लोगों का टोटल प्रोडक्शन का स्टेज 2। उसके बाद 12.2 के बाद फिर वो गिरा 11 हो गया, फिर एवरेज प्रोडक्ट 9.1 हो गया। ठीक है, फिर वो क्या हो गया 8 हो गया। तो ये जो जहाँ से वो 9.1 हो रहा है एवरेज प्रोडक्ट, वहाँ पे आप अगर देखिएगा तो वहाँ पे आपको मार्जिनल प्रोडक्ट 0 नज़र आएगा। जब से मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा वहाँ से शुरू हो जाएगा आपका स्टेज नंबर 3। तो स्टेज 3 वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टेज 1 कब तक चलेगा दोस्तों? स्टेज 1 तब तक चलेगा जब तक एवरेज प्रोडक्ट आपका राइज कर रहा होगा। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट जब तक राइज कर रहा होगा या फिर कांस्टेंट हो जाएगा, जब तक कांस्टेंट हो जाएगा तब तक आपका स्टेज 1 चलेगा। जैसे ही एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा तो स्टेज 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप स्टेज 3 में पहुंचिएगा तो आपका एवरेज प्रोडक्ट जो है जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। जब मार्जिनल प्रोडक्ट आपका 0 हो जा रहा है तो आप अगर देखिए वहां पे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आपका 7 यूनिट्स है, वहां पे आप अगर देखिएगा तो टोटल प्रोडक्ट आपका 66 है। तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट आपका 0 हो जाएगा तो टोटल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पॉइंट पर रहेगा। तो आप देखिए 66 से बड़ा फिगर यहाँ पे कोई भी नहीं है, यानी कि दिस इज द आइडियल सिचुएशन व्हेन द
प्रोड्यूसर शुड स्टॉप हिज प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर को अपना प्रोडक्शन यहीं पे क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। प्रोड्यूसर को तब तक प्रोड्यूस करते रहना चाहिए जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट उसका जीरो ना हो जाए। दैट इज इन केस ऑफ यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर 7। यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर 7 पे उसका टोटल प्रोडक्ट हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है, दैट इज 66 पे पहुंच चुका है, और इसके बाद टोटल प्रोडक्ट में गिरावट नजर आ रहा है। तो जब तक टोटल प्रोडक्ट अपने हाईएस्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच रहा है तब तक आप प्रोडक्शन करते रहो, जारी रखो, और जैसे ही टोटल प्रोडक्ट गिरना शुरू हो जाएगा तो आपको प्रोडक्शन तुरंत बंद कर देना चाहिए। यानी कि आपको प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए जैसे ही स्टेज 3 स्टार्ट होगा, उससे पहले ही आपको प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए। मार्जिनल प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर स्टेज में जीरो नजर आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो एक हम लोग यहाँ पे ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रीज़न हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि 3 स्टेजेस क्यों हो रहा है। आप जब एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ एक लगातार आप वेरिएबल फैक्टर का क्वांटिटी को आप इनिशियली जब बढ़ाते जाइएगा तो टोटल प्रोडक्शन तेजी से राइज करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, इसके लिए आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ लैंड है। इनिशियली एक ही फार्मर वहाँ पे प्लाउइंग करता था, वहाँ पे फार्मिंग करता था, तो उसको दिक्कत महसूस होता था, ठीक है, वो अच्छे से फार्मिंग प्रॉपरली एंटायर लैंड का नहीं कर पाता था। तो जितना प्रोडक्शन वो कर सकता था वो अप टू द मार्क नहीं था। फिर मान लीजिए 2 और फार्मर आए, ठीक है। अब मान लीजिए कि वो दोनों फार्मर उसके बेटे हुए, तो उसका बेटा 2 बेटा जब आ गया फील्ड में काम करने के लिए, तो इन दैट केस उसको ओरिजिनल जो स्टार्टिंग वाला फार्मर है उसको इजी महसूस हुआ, वो और तेजी से प्रोडक्शन कर पाया, तो टोटल प्रोडक्शन इनिशियली तेजी से राइज किया। फिर मान लीजिए कि फार्मर का और 2 बेटा आ गया, ठीक है, 2 और बेटा आ गया। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे तो नंबर ऑफ फार्मर्स इंक्रीज कर रहा है, ये ऑब्जर्व किया गया कि टोटल प्रोडक्शन उस हिसाब से इंक्रीज नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि लैंड का क्वांटिटी तो सीमित है, लैंड तो और बढ़ नहीं रहा है। तो इनिशियली क्या हो रहा था कि वेरिएबल फैक्टर्स फिक्स्ड फैक्टर्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे थे। इनिशियली जब वेरिएबल फैक्टर्स फिक्स्ड फैक्टर्स को बेहतर तरीके से यूज कर पा रहे थे, ऑप्टिमली उसको यूज कर पा रहे थे, तो टोटल प्रोडक्ट इनिशियली तेजी से राइज करना संभव हो पाया। बट जैसे जैसे लगातार वेरिएबल फैक्टर्स को आप बढ़ाते चले गए, तो हम लोगों का एक कहावत है इंग्लिश में, टू मेनी कुक्स डिस्ट्रॉय द सूप, मतलब बहुत सारे लोग अगर आ जाएंगे तो सूप आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ठीक वैसा ही हुआ। होता क्या है, वेरिएबल फैक्टर्स के साथ आपस में तालमेल उतना अच्छे से नहीं बनता है। जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर्स एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वांटिटी को क्रॉस कर जाएगा तो तालमेल का अभाव होने लगता है, कोऑर्डिनेशन का अभाव होने लगता है, जिसकी वजह से जैसे पहले वेरिएबल फिक्स फैक्टर्स को आप बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे थे, उतना बढ़िया तरीके से आप नहीं इस्तेमाल कर पाते हो, जिसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट बाद में जाकर के रुक जाता है और लास्ट में वो गिरना शुरू हो जाता है, उसमें गिरावट दर्ज होता है। अब अगर आप देखिएगा टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में यहाँ पे अगर रिलेशन आप देखिएगा तो टोटल प्रोडक्ट आप इस पूरे जो आपका जो क्वेश्चन मैंने दिया था, मतलब जो टेबल मैंने दिखाया था, उसमें आप देखिए इनिशियली स्टेज 1 से लेकर के जब तक 3rd स्टेज शुरू ना हो जाए टोटल प्रोडक्ट लगातार बढ़ा, एवरेज प्रोडक्ट इनिशियली बढ़ा, ठीक है, स्टेज 1 तक बढ़ा, स्टेज 2 के बाद से उसमें गिरावट दर्ज हुआ, और मार्जिनल प्रोडक्ट का अगर आप देखिएगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट पहले 0 था, फिर 10 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 13 मतलब 15 के बाद से उसमें गिरावट दर्ज होने लग गया। मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है स्टेज 1 से ही वो क्या होने लग जा रहा है, उसमें डिक्लाइनिंग सिचुएशन नजर आ रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट जब 0 हो रहा है टोटल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट इनफैक्ट नेगेटिव भी हो चुका है। अब देखिए स्टेज 3 के एंड में मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट स्टेज 1 से ही
आपका डिक्लाइनिंग वहाँ पे शुरू हो जाएगा, जबकि टोटल प्रोडक्ट बढ़ता ही चला जाएगा जब तक स्टेज 3 नहीं आएगा। एवरेज प्रोडक्ट यहाँ पे कभी भी नेगेटिव तो नहीं होगा, बट स्टेज 1 तक वो इंक्रीज करेगा, स्टेज 2 से उसमें डिक्लाइनिंग सिचुएशन आने लग जाएगा। और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो जब नेगेटिव बनेगा तब आपका टोटल प्रोडक्ट में भी डिक्लाइनिंग शुरू हो जाएगा। तो दिस इज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर। थैंक यू।